Now let us start with the answer writing session. अभी देखते हैं कि how you can write a very good effective answer. Okay. Certain things are there जिसको आप फॉलो करके कोई भी आंसर लिख सकते हो. कोई कैसा भी क्वेश्चन है, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन पहले नहीं सुना है, ऑलराइट. ऑल्दो एक कैविएट ये है, सपोज एक क्वेश्चन आया, ठीक है, देयर इज अ क्वेश्चन, उसके बारे में आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए. दैट इज द कैविएट हियर. आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए. ओके, व्हाट डू आई मीन बाय, सपोज एक क्वेश्चन आया था, सपोज XYZ कमीशन पे, यूएन का कोई कमीशन है, उस पे GS3 में क्वेश्चन आया है. आपको XYZ कमीशन के बारे में पता है, मतलब व्हाट, मोटा मोटा आइडिया है कि अच्छा ये होता है, इससे ये एनवायरमेंट का होता है या साइंस का होता है या कुछ होता है, तो आप ये वाला मॉडल फॉलो करके यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर. लेकिन आपको अगर कंसेप्चुअली कुछ नहीं पता है, इसने आपने पहली बार सुना है, आपने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, ठीक है, ओके, वेट अ मोमेंट, मैं इसको बंद कर देता हूँ एक मिनट. ठीक है, नाउ इट्स डन. सो अगर आपने सुना नहीं है ओके उस चीज के बारे में, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर, स्पेशली फॉर पीपल हु आर गोइंग टू राइट मेंस, इस बार जो मेंस लिख रहे हैं, डू नॉट अटेम्प्ट, छोड़ दो. आई विल टेल यू व्हाई. इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं. सपोज क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 मार्क का है, यस, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन नंबर 6 आपने कभी सुना नहीं है, यू हैव नेवर हर्ड द क्वेश्चन, उसके बारे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जीरो है, वो कहीं करंट अफेयर से आ गया, यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग. ओके, फिर भी आपको ऐसा बोला गया है कि यूपीएससी डज नॉट अवॉर्ड 0 मार्क्स, मतलब कुछ दे सकती है, डज नॉट गिव 0. मतलब यूपीएससी का ऐसा रूल है, जॉइंट सेक्रेटरी थे यूपीएससी के, वो गए थे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहां पर उन्होंने ये बात मानी है दैट यूपीएससी डज नॉट गिव अ 0, मतलब मिनिमम टू मिनिमम हाफ या 1 नंबर दे देती है. अब आपको लगा कि यार एक एक नंबर पे सर्विस चेंज हो रहा है, सपोज somebody इज गेटिंग 979 एंड somebody इज गेटिंग 980, तो 979 वाले को आईआरएस मिल रहा है और 980 वाले को आईएएस मिल जा रहा है. तो आपको लगा कि मैं कुछ लिख देता हूं इसमें, ओके, मैं कुछ भी लिख देता हूं, नंबर तो एक या आधा नंबर तो मिल जाएगा ना. आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर. और थोड़ा एग्जामिनर जो पेपर आपका चेक कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से सोचो. सपोज आप एग्जामिनर है, तो एग्जामिनर का क्या होता है, एग्जामिनर की मीटिंग होती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जाम, द एग्जामिनेशन प्रोसेस, नॉट द एग्जामिनेशन, द चेकिंग प्रोसेस. ओके, चेकिंग प्रोसेस के पहले एक मीटिंग होती है. अब उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि किस पैरामीटर्स पे नंबर देना है. ओके, सपोज दिस क्वेश्चन नंबर 6 पे ये अगर बच्चे ने लिखा है तो नंबर देना, ये एस्पिरेंट ने लिखा है तो नंबर देना, अगर ऐसा लिखा है तो नंबर देना. ओके, सो ही नोज कि उसमें क्या लिखना है. ओके, उसमें बेसिकली फंडामेंटल आइडिया उसको है. अब आप यू आर 30 मार्क, हाँ आपको पता है, मतलब कि भाई मैं तो कुछ भी लिख दूंगा, 1 नंबर तो यूपीएससी दे देगी, ठीक है. नाउ आपने क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ भी लिख दिया, ओके, जिब्रिश लिख दिया यहाँ पर, ओके, कुछ भी बना बना के, आपने कभी कुछ सुना नहीं है, यू फिल दिस अप विद जिब्रिश. ओके, एग्जामिनर को पता चल गया कि बेवकूफ बना रहे हो तुम एग्जामिनर को. एग्जामिनर को पता है कि यहाँ पर आपने जो भी लिखा है वो बकवास है, फिर भी एग्जामिनर ने 1 नंबर दे दिया, ठीक है, बिकॉज रूल है यूपीएससी का, 0 नहीं दे सकते. ओके, रूल है यूपीएससी का, 0 नहीं दे सकते. लेकिन अब ही हैज अंडरस्टूड कि ये लड़का या ये लड़की मेरे को बेवकूफ बना रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ब्यूटीफुल आंसर आपने लिखा है, बहुत अच्छा आंसर लिखा है आपने, सारे फैक्ट सारे रिपोर्ट्स का आंसर लिखा है, फिर भी आपको 2 नंबर देना वो स्टार्ट कर दिया. फिर क्वेश्चन नंबर 8 में उसने 5 नंबर देना था ऐसे, लेकिन आपको कितना दिया, 2.5 नंबर. वाई, बिकॉज उसको अब आप ही इज एंग्री विथ यू. ओके, नाउ ही इज एंग्री विथ यू कि आपने उसको क्वेश्चन नंबर 6 में बेवकूफ बनाया. एंड दिस इज द रीजन. मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके मेंस के मार्क्स, वी विल डिस्कसिंग, ठीक है, मेंस अभी लिखा है कुछ मेरे दोस्तों ने, तो मैं डिस्कस कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली किसी का इंटरव्यू कॉल नहीं आया. ओके, तो हमें ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि यार 45 नंबर कैसे आ गए GS3 में.
60 नंबर कैसे आ गए GS4 में, मैंने तो बड़ा अच्छे से लिखा था ये वो, तो मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, पता है उनसे, मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि यार कुछ बना के तो नहीं लिखा था तूने। देयर वाज दिस गाय जिसको अराउंड 47-48 नंबर आए थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कितना आया था, 47 इतना ही था इन GS1। ठीक है, देयर वाज दिस गाय जिसके 45 नंबर बन रहे थे GS3 में। एक बंदा था जो बहुत कॉन्फिडेंट था GS4 के लिए, उसमें 60 नंबर आ गए उसको, एंड अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू का कॉल नहीं आया। ओके, अब मैंने पूछा, मैंने बहुत सिंपली सामने से पूछ लिया कि यार तूने कुछ बना के तो नहीं लिखा था, कुछ बना, ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन याद कर, जस्ट रिमेम्बर एनी क्वेश्चन जो तूने, तेरे को नहीं आता था फिर भी तूने अटेम्प्ट किया है, यू न्यू नथिंग अबाउट इट, और फिर भी कुछ लिखा है तूने उसमें। तो ही सेड हाँ यार, ऐसे कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन थे GS4 में जहां पर मैंने ऐसे लिखा है। देन अदर गाय जिसके GS3 में और GS1 में कम बन रहे थे, उसने बोला यार 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर मैंने ये किया कि मुझे पता नहीं था तो मैंने कुछ बना के लिख दिया। तो एग्जामिनर को आपसे खुन्नस हो गई, एग्जामिनर आपसे एंग्री हो गया कि यार ये बच्चा मेरे को बेवकूफ बना रहा है, मेरा काटने के चक्कर में है। ठीक है, तो ही इसने क्या किया, जहां पर 5 नंबर मिलने थे 15 में से, आपको 2.5 नंबर देना शुरू कर दिया। ओके, जहां पर आपको 6 नंबर था, ओके ठीक है, 6 नंबर था 15 में से, वहां पर आपको 4 नंबर देना स्टार्ट कर दिया, 2-2 नंबर, एक एक नंबर काटना शुरू कर दिया। जहां पर आपके 105 बनने थे, जस्ट बिकॉज ऑफ 1-2 क्वेश्चन आपके कम हो गए। ठीक है, आपके नंबर कितने हो गए, आपके हो गए 80 में आ गए। ठीक है, या अगर 80 आ रहा था तो 60 में आ गया, 60 आ रहा था तो 40 में आ गया। उसको कुछ करना नहीं है, उसको कुछ करना नहीं है, हर क्वेश्चन से एक नंबर काटते जाए, जहां 4 देना था वहां 3 देना, जहां पर 5 देना है वहां 4 दे देगा, जहां पर जिसको 6 देना है वहां पर आपको 4.5 दे देगा। उसको कुछ करना ही नहीं है। ऐसे करते करते अगर इंटू 20 कर लो या इंटू 18 कर लो, तो आपके तो उतने 20-25 नंबर तो ऐसे ही कम हो गए। अब 20-25 नंबर में लिस्ट से बाहर हो जाता है बंदा। ओके, आपने भी देखा होगा कि 980 पे 15 लोग हैं, 980 मार्क्स पे 15 लोग हैं, एंड ऑल ऑफ देम फिर क्राइटेरिया अलग है। और 981 पे जिस बच्चे का स्कोर मार्क्स 981 है, टोटल स्कोर इंक्लूडिंग द इंटरव्यू, ही इज 15 रैंक्स अबव समवन जिसका स्कोर बस एक नंबर कम है। ओके, तो आप समझ रहे हो हाउ कंपेटिटिव दिस एग्जामिनेशन इज, हाउ कंपेटिटिव दिस एग्जामिनेशन इज, कि एक नंबर पे सपोज देर इज 979, उस पे 15 से 20 बच्चे होंगे, 978 पे 10 बच्चे होंगे। ओके, फिर उसके बाद अलग होता है। ओके, ऑलराइट, रैंक डिसाइड ऐसे होता है कि किसका GS में ज्यादा नंबर है, किसका इंटरव्यू में, फिर इंटरव्यू के नंबर देखे जाते हैं। उसके बाद ऐसे करते 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 इफ द पर्सन एज में ज्यादा है, ठीक है, आई थिंक ये रहता है क्राइटेरिया होता है टाई ब्रेकर्स का, एज में ज्यादा है उसको ऊपर कर देंगे, या ऐसा करके फाइनली आई थिंक फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो वो ऊपर चली जाएंगी, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको नीचे कर दिया जाएगा। वो लेकिन मल्टीपल वो है, मल्टीपल क्राइटेरियाज है रैंक ब्रेक करने का। ओके, ऐसा भी होता है। ओके, डज दैट मीन वी शुड अटेम्प्ट ओनली दोस क्वेश्चन द आंसर इन विच वी नो फुल्ली? नो, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। अगर फुल्ली वाला रहेगा तो आप 14-15 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट एग्जामिनर को बेवकूफ मत बनाओ, जितना आता है उतना लिखो। अगर कंसेप्चुअली आप नहीं लिख सकते हो तो मे बी राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और छोड़ दो, लेकिन बना बना के मत लिखो प्लीज। आता है तो लिखो, जो उसका कोर है, कोर ऑफ दैट आंसर वो आता है तो लिखो। अगर कोर ऑफ द आंसर आपको पता है तो लिखो, नहीं तो सिंपल एक स्ट्रक्चर बना लो इंट्रोडक्शन का, बेसिक बॉडी एंड कंक्लूजन, जो आप समझ पा रहे हो। ओके, लेकिन बना बना के, सपोज XYZ कमीशन की रिपोर्ट आई है, आपको पता ही नहीं है, मैकब्राइड कमीशन था, देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन मैकब्राइड कमीशन, 2017-18 का था। तो एक IPS ऑफिसर है 2017 बैच के, उनसे मैंने पूछा कि सर आपने मैकब्राइड कमीशन का आंसर क्या लिखा, तो बोला कि दिल पे हाथ रख के छोड़ दिया। एंड ही सेड कि GS3 में अच्छे नंबर आ गए थे, कुछ 117 नंबर आए थे या 116 नंबर आए थे उनके, और मैकब्राइड कमीशन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, मैकब्राइड कमीशन वाला जो क्वेश्चन था उसको उन्होंने छुआ नहीं था। मैकब्राइड कमीशन केम इन 2017 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ओके, सो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि बेवकूफ मत बनाना, एग्जामिनर को बेवकूफ मत बनाना। अगर आपको 1857 रिवॉल्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, अगर क्वेश्चन आ गया कि 1857 रिवॉल्ट में झांसी झांसी की रानी, ओके,
झांसी की रानी का क्या वो था, आपको नहीं पता है झांसी की रानी कौन है, तो सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन दे दो 1857 रिवोल्ट क्या है, और उसके बाद छोड़ दो वो। ओके, उसके बाद मे बी एक कंक्लूजन दे दो। लेकिन ये झांसी की रानी रॉबर्ट क्लाइव के समय थी, और रॉबर्ट क्लाइव से बहुत अच्छे से लड़ी थी, कुछ पता है नहीं, लिख रहे हैं झांसी की रानी के बारे में। तो ये नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू। ओके, ये चीज एस्टेब्लिश हो गई है कि जो आता है वही लिखो, एंड दिस इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ यू नो हु, देयर वाज दिस लेडी नेम ईरा सिंघल, आई एम नॉट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनका नाम यही था, ऑल इंडिया रैंक 1 2015। ठीक है, जाके यूट्यूब पे जाके यूट्यूब पे इनकी स्ट्रेटेजी वीडियोस देखो, मृणाल सर के साथ वो स्पीपा में, स्पीपा आई थिंक इन स्पीपा में जब पढ़ाते थे, अभी तो अन अकेडमी में, स्पीपा में जब पढ़ाते थे तो एक वीडियो है उनका। ओके, ईरा सिंगल मैम का, आप उनको देखो, 5 मेंस लिखा उन्होंने। ओके, 5 मेंस शी रोट, सिलेक्शन नहीं हुआ, आईआरएस, बार बार आईआरएस मिल रहा था उनको। ओके, 3-4 बार आईआरएस मिल रहा था, फिर उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, और जिस साल उनको ऑल इंडिया रैंक 1 आया, ईरा सिंगल मैम अगर इंटरव्यू भी नहीं देती, मेंस में इतने अच्छे मार्क्स थे ईरा सिंगल मैम के, कि अगर वो इंटरव्यू भी नहीं देती फिर भी शी वुड हैव बीन एन आईएएस। इतने अच्छे मार्क्स थे उनके मेंस में कि अगर इंटरव्यू भी स्किप कर देती तो वो मतलब लिस्ट में या आईएएस बनती, ऐसा कुछ फैक्ट मैंने पढ़ा था। ओके, उन्हीं के बैचमेट ने शेयर किया था, हु वाज अ फेलो आईएएस। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ओके, ये चीज आपको ध्यान देना है। अनुदीप दूरी शेट्टी सर जो हैं 2017 आई थिंक, यस, तो उनका भी बहुत ही तगड़ा, ओके, उनका भी बहुत ही तगड़ा स्ट्रैटेजी है। ओके, आई विल जस्ट राइट इट डाउन, जिसकी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। ओके, तो एक है विशाखा यादव, पर्सनली मेरे को उनका स्टाइल बहुत पसंद आता है। विशाखा यादव है, शी इज ऑल इंडिया रैंक 6 इन 2020। देन अनुदीप दूरी शेट्टी, उनका अप्रोच बहुत अच्छा लगता है, शी इज ऑल इंडिया रैंक 1। उसके बाद वेट, यस, उसके बाद अनुदीप दूरी शेट्टी है, एक प्रजीत नायर है। ओके, ही इज ऑल इंडिया रैंक 86, ऑल इंडिया रैंक 86 इन 2017। ये फोरम पे मिल जाएगा, इनके कॉपीज, फोरम जब स्टार्ट हुआ था, फोरम आईएएस। ठीक है, तो मे बी यू कैन राइट इट डाउन। ओके, यू कैन राइट इट डाउन, मंदर मंदर पटके। एक मिनट भाई, एक मिनट, जस्ट गिव मी। सो नॉन यूपीएससी वाले लोग के पास भी खबर पहुंच रही है इस बारे में। ठीक है, उड़ते उड़ते। ठीक है, तो ये इन सब के बारे में काफी अच्छा मुझे लगा, इन सब का। ओके, इन सब का काफी अच्छा लगा। एंड हाँ, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आप पर्सनली भी जाके देख सकते हो, विजन पे देख सकते हो उनका। देर इज दिस लेडी कॉल्ड संजीता मोहापात्रा, इनका भी आप देख सकते हो, GS1 का खासकर। ओके, GS1 का खासकर आप इनका भी देख सकते हो। और आपको जो अच्छा लगे, कोई भी टॉपर आपको अच्छा लगे, जिसका स्टाइल मैच कर रहा है आपके आपके फिलॉसफी से, आपके थिंकिंग से, आप देख सकते हो। ठीक है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, हाँ, सृष्टि देशमुख मैडम का भी काफी अच्छा था, उनका आईएएस बाबा पे मिल जाएगा। सृष्टि देशमुख ऑल इंडिया रैंक 5, आईएएस बाबा पे आपको उनका पेपर मिल जाएगा, वहां जाके चेक कर सकते हो। तो मे बी यू कैन टेक अ स्क्रीन स्नैप या लिख सकते हो उसको। वैसे हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल टॉपर्स का भी आंसर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, अब यहां पर आते हैं थोड़ा, अब देखते हैं व्हाट इज द आईबीसी डीडीआर मॉडल। व्हाट इज द आईबीसी डीडीआर मॉडल, जो मैंने कल आपको बताया था, ये क्या है? लास्ट टाइम हमने इस चीज को बहुत ही इफेक्टिवली, ओके, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली इसको एग्जीक्यूट किया था, और आपको मैं दिखाऊंगा सम पीपल जिनका आंसर स्टार्टिंग में कैसा था और बाद में कैसा था। फॉलोइंग द आईबीसी डीडीआर मॉडल, उन्होंने वो स्टार्टिंग में कैसा लिख रहे थे, और उसके बाद 1-2 सेशन के बाद हाउ दे रिकैलिब्रेटेड। ओके, तो ये आपको देखना है। ठीक है, सो
आईबीसी डीडीआर मॉडल में सबसे पहले इसको भूल जाओ, जस्ट इसको सपोज दिस इज नॉट हेयर। सबसे पहले 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेक्स्ट, दूसरा है कंटेंट, एंड द फाइनल थिंग इज योर प्रेजेंटेशन। अब जाओगे मुखर्जी नगर में या ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। ओके, प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस है, प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा दे फोकस अ लॉट ऑन प्रेजेंटेशन। कंटेंट पे उसके बाद, और फाइनली कंटेक्स्ट। ओके, प्रेजेंटेशन पे डिसप्रोपोर्शनेट फोकस आता है। ओके, सो ये चीज हमें नहीं करने। आई कैन शो यू पीपल विथ हॉरेंडस राइटिंग, ऐसे टॉपर जिनकी राइटिंग देख के लगेगा कि यार ये किसका सिलेक्शन कैसे हो गया, बट उसके बाद उसका आंसर पढ़ोगे ना तो पता लगेगा इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। ठीक है, तो अगर राइटिंग गंदी है तो राइटिंग सुधार सकते हो, नो डाउट थोड़ा तो इम्पैक्ट आता है, 5-6 नंबर का इम्पैक्ट आएगा। राइटिंग बहुत खराब है तब। अगर लेजिबल राइटिंग है तो वो भी 5-6 नंबर का इम्पैक्ट नहीं आएगा। और राइटिंग शुड बी लेजिबल। आई नो पीपल जिनकी राइटिंग देख के मतलब लगेगा कि क्या कैलीग्राफी है। ठीक है, ऐसी ऐसी कैलीग्राफी तो यार मतलब लगेगा कि भगवान ने लिखी है ऐसी, इतनी बढ़िया राइटिंग। ठीक है, बट दे आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, मेंस में रह जा रहे हैं। एंड पीपल हु हैव हॉरेंडस राइटिंग, हॉरेंडस नॉट इन द सेंस कि बहुत खराब है, बट ठीक है थोड़ा सा चाइल्डिश राइटिंग है, एंड दे आर गेटिंग सेलेक्टेड। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अभी जून है, अभी जून है, तो इट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू गाइस, इट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू गाइस कि अपनी राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है, इफ यू थिंक आपकी राइटिंग सब स्टैंडर्ड है या इट इज नॉट अप टू द मार्क, तो अभी सबसे बढ़िया टाइम है जून से लेके अक्टूबर तक कि आप अपनी राइटिंग पे वर्क कर सकते हो। मे बी वो बेकार है, ये जो कर्सिव राइटिंग की बुक खरीद के लिखो वो बकवास है। ठीक है, वैसा नहीं होता है। गो टू यूट्यूब, और फॉरेन लोगों की, इंडियंस की मत देखना। इंडियंस वाले क्या बोलेंगे कि कर्सिव राइटिंग की किताब लिख के उसमें करो। ठीक है, वो बकवास है, थर्ड थर्ड क्लास चीज है, उससे कुछ फायदा किसी का नहीं होना है। और ये 24-25 साल की उम्र में कर्सिव राइटिंग की किताब नहीं बनाता है। ठीक है, फॉरेन लोगों की, जो फॉरनर्स हैं, ठीक है फॉरनर्स हैं, उनके जो टिप्स हैं, देयर आर सम ओल्ड लेडीज, कुछ वहाँ की ओल्ड लेडीज आर देयर, जिन्होंने, मैं वीडियोस भेज दूंगा आपको, जिन जो राइटिंग के बारे में बताती हैं कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे पेन पकड़ना चाहिए, ये सब चीजें देखो। ठीक है, नॉट कि कर्सिव राइटिंग की किताब लिख के आर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ए प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे नहीं होता है। ठीक है, नाउ इट्स नॉट द टाइम, मेंटली भी और कॉग्निटिवली भी आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, वैसा आप बच्चे नहीं हो कि आप वैसे सीख जाओगे। ठीक है, तो अभी भी है टाइम, बहुत अच्छा टाइम है जून का। अगर 2024 का मेंस लिखने का आपको आप देख रहे हो तो जून इज द बेस्ट टाइम, ओके, टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कंटेक्स्ट, दिस इज द किंग। आई ऑलवेज से दिस इज द किंग, दिस इज द क्वीन, एंड दिस इज समथिंग विच विल टेक यू टू लबासना। ओके, context is the king, content is the queen, and presentation is going to take you to labasna. Ab what do I mean by context? Can anyone tell me what do I mean by context? Context का मतलब क्या होता है? Relevance, yes, very 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 close. Okay, अब suppose आपसे क्वेश्चन पूछा, let us see, एक क्वेश्चन हम जरा चेक करते हैं। दिस इज चलो जीएस पेपर 1, ठीक है, इसका चेक करते हैं। यहां पर है, हाउ विल यू एक्सप्लेन, जस्ट सी दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट medieval Indian temple sculptures represent the social life of those days? अब इसमें कंटेक्स्ट क्या होगा? यस, वेरी गुड, वजीक इज राइट, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, हाउ विल यू एक्सप्लेन द medieval, सबसे पहले medieval है, इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। इसका मतलब सबसे पहले ये समझे कि मेडिवल टेम्पल स्कल्पचर, मेडिवल टेम्पल स्कल्पचर का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम द एंड ऑफ राजा हर्षवर्धन ऑफ थानेसर
या राजा हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज के एंड से लेके औरंगजेब तक, क्या हम कह सकते हैं दैट 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 विल फॉर्म द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया? एंड ऑफ हर्षवर्धन टिल एंड ऑफ औरंगजेब, क्या हम इसको मान सकते हैं मेडिवल हिस्ट्री है? यस। तो इस चीज को आप मेडिवल हिस्ट्री मानोगे। उसके बाद ये हो गया है, हम इसके पहले नहीं लिख रहे हैं। गुप्ता पीरियड इज नॉट अ मेडिवल हिस्ट्री, मौर्यन पीरियड इज नॉट द मेडिवल हिस्ट्री। हमने एक चीज को एस्टैब्लिश किया कि मेडिवल क्या पूछ रहा है। ओके, मेडिवल का मतलब समथिंग एक पर्टिकुलर एज, ये क्रोनोलॉजी का। उसके बाद टेम्पल स्कल्पचर्स, यहां पर क्या बात हो रही है? टेम्पल स्कल्पचर्स के बारे में। ओके, नहीं, शुंगास के बाद भी आई थिंक गुप्ताज आल्सो यू विल काउंट इट एज एन एंशिएंट हिस्ट्री। गुप्ताज भी, कुशानास, every one of them, they will come in the ancient history. I think your medieval history, proper medieval history starts with the end of पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर। ओके, जब हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज जो था उसके एंड से लेके औरंगजेब के एंड तक। ठीक है, यू कैन से कि यस, यू कैन से कि ये था। तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया टेम्पल स्कल्पचर मेडिवल का सोशल लाइफ, उस समय की सोशल लाइफ। सोशल लाइफ मतलब क्या हो सकता है? सोशल लाइफ उस समय कैसे लोग, यू नो, हाउ दे यूज्ड टू फंक्शन, मैरिजेस, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स, डेली लाइफ, डेली लाइफ, ये सब चीज है। सोशल लाइफ वही होता है ना, डेली लाइफ, मैरिजेस, इंपॉर्टेंट अदर इंपॉर्टेंट ओकेजन्स। उसके बाद इसको कैसे कर रहा है, तो ये है कंटेक्स्ट। अगर आपको यहाँ पर आपने एंशियंट टेम्पल स्कल्पचर्स लिख लिया, या टेम्पल स्कल्पचर्स को भूल के नॉर्मल स्कल्पचर्स के बारे में आप लिख रहे हैं, आपने कोई टेम्पल के बारे में नहीं दिखा, ठीक है। उसके बाद आप सोशल लाइफ पे नहीं, आपने क्या लिख रहे हैं? टेम्पल स्कल्पचर्स वेर अ थिंग ऑफ ब्यूटी, टेम्पल स्कल्पचर्स वेर अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दे वेर मेड फ्रॉम दिस मटीरियल, दे वेर मेड फ्रॉम बाय दिस किंग। ओके, सोशल लाइफ के बारे में आप लिख ही नहीं रहे हैं, तो कंटेक्स्ट आप मिस कर रहे हैं। कंटेक्स्ट आप मिक्स कर। यस, चोला टेम्पल्स आई विल से, परतंका चोला वगैरह जो आपका उस टाइम का है, आई थिंक 1200 1100, इस टाइम का जो एरिया है, ठीक है, मतलब इस टाइम का जो क्रोनोलॉजी है, दैट विल कम अंडर। ठीक है, तो चोलाज वेयर बोथ, चोलाज वेयर बोथ एंशियंट टाइम में भी थे, मेडिवल टाइम तक भी थे। ओके, जैसे गजपतीज थे, गजपतीज ऑफ कलिंगा। ओके, गजपतीज कब से थे? 400 500 से थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट, फ्रॉम 500 टिल 1400। तो वो बोथ दे हैव ट्रांसेंडेड फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री टू द मेडिवल हिस्ट्री। ओके, तो वो आप ऐसे लिख सकते हो उसको, ठीक है। यस, इट्स द राइट कंटेक्स्ट, इट्स द राइट कंटेक्स्ट। यू हैव लेकिन यहाँ पर देखो तीन चार चीजें हैं। सोशल लाइफ आपने लिखा ही नहीं, आप सिर्फ इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स के बारे में लिख रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल था, इस मटेरियल से यूज होता है, इस किंग ने बनाया, यहाँ पर है, मैंने मैप बना दिया। ओके, आपने मैप बना दिया इंडिया का, और उसके बाद ऐसे मैप से दिखा दिया, सॉरी, मैप पे दिखा दिया आपने, ठीक है, इंडिया का मैप बना के कि यहाँ यहाँ पर है, ये है, और फिर आप घर आए। ओके, यू कम फ्रॉम हेयर, ठीक है, यू कम होम, और आपने बोला यार इतना मस्त लिखा मैंने आंसर, इंडिया का मैप बना दिया, ये वो, सोशल लाइफ लिखा नहीं, क्यों नंबर मिलेगा आपको भाई? आपने कंटेंट बहुत सॉलिड लिखा, प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया लिखा, ठीक है, प्रेजेंटेशन तो बहुत ही प्यारा लिखा, लेकिन ओके, लेकिन फिर देखो गलती यहां पर है, टेम्पल सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ इज द आंसर। नहीं, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। यहां देखो, वो मैं समझ रहा हूँ, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, बट यहाँ पर स्कल्पचर्स के बारे में बोल रहा है, टेम्पल्स नहीं बोल रहा है। आप टेम्पल्स पे नहीं बोल सकते हो कि टेम्पल, देखो हमने क्या पढ़ा था व्हेन वी वर रीडिंग द संगम एज, तो हमने पढ़ा था ना कि चोला और पांड्या का जो टेम्पल्स था, चोला और पांड्यास का टेम्पल्स था, दे वर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सपोज दिस इज अ टेम्पल, तो उसके आसपास बाजार लगते थे, उसके आसपास लोग आते थे और गाना गाते थे, एंड दे यूज्ड टू होल्ड फंक्शंस। लेकिन ये क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है। यहां पर अगर आप ये चीज लिखोगे तो कंटेक्स्ट विल फॉल फ्लैट। यहां पर जो टेम्पल स्कल्पचर्स है, जैसे खजुराहो का स्कल्पचर्स देखा है आपने, जैसे होयसालास का स्कल्पचर पट्टा डकाल पे, जैसे आपने यू नो मे बी एलोरा का देखा है, राइट? हाँ, तो आपने ये सब चीजें देखी है ना, तो वो स्कल्पचर्स में क्या जो उन्होंने
बनाया है, सपोज एक किंग है, सपोज दिस इज अ किंग, और किंग चैरियट पे जा रहा है और यहाँ पर सब बाउ कर रहे हैं उसको, दे आर बाउइंग टू हिम द किंग। तो ये है, दे आर आस्किंग दिस, नॉट टेम्पल। ओके, नॉट टेम्पल। ओके, यस, 64 योगिनी के बारे में, स्कल्पचर्स, यस स्कल्पचर्स के बारे में। तो दिस इज द कंटेक्स्ट माय फ्रेंड, व्हाट आई एम आस्किंग यू, दिस इज द कंटेक्स्ट। एक और चीज देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया, इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजंस। यहां पर दो क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर देयर लिमिटेड स्पाशियल स्प्रेड। अब भाई आपने लिखा विंड एनर्जी बहुत अच्छी चीज है, विंड एनर्जी के वजह से हमारा प्लैनेट बचा रहेगा, पेरिस अग्रीमेंट को हेल्प करेगा अचीव करने में, इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को हेल्प करेगा, ये सब लिख दिया। एंड यू आर कमिंग होम और बोला कि अरे पापा मम्मी इतना मस्त आंसर लिखा है ना कि एग्जामिनर ना ऐसे मतलब घर आके मेरा सिलेक्शन करके ले जाएगा। प्रॉब्लम है आपने विंड एनर्जी पे ही लिख दिया, आपने इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं लिखा, आपने सेकंड पार्ट छुआ भी नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं किया कि क्यों उसका स्पाशियल स्प्रेड लिमिटेड है। समझ रहे हो? अच्छी अच्छी बातें लिख दी, यस अच्छी अच्छी बातें लिख दी, लेकिन जो पूछा है वही नहीं लिखा। राइट, ये सब चीजें नहीं लिखी आपने। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले तो विंड एनर्जी फर्स्ट, यहां पर क्वेश्चंस को बांटो, कंटेक्स्ट अगर सही रखना है, इफ यू वांट टू गेट द कंटेक्स्ट राइट, तो पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी सबसे पहले कहां पर, इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं, हम इंडिया तक अपने आंसर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हम अमेरिका में क्या चल रहा है, श्रीलंका में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, चाइना इज द लीडर, ये हम नहीं लिखेंगे। नीदरलैंड्स में बहुत पहले से चल रहा है विंड मिल्स, ये हम नहीं लिखेंगे। हम इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में कोई ऐसा स्कीम है क्या सरकार का, वो सब लिखेंगे। उसके बाद एक सब हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग क्या डालेंगे, रीजंस फॉर लिमिटेड स्पाशियल स्प्रेड। एग्जामिनर को पता चलेगा यस इस लड़की ने या इस लड़के ने दे हैव गॉट द कंटेक्स्ट राइट। जो पूछा है मैंने सबसे पहले पोटेंशियल, I have asked them to examine the potential, and in second part I have asked them to spatial spread Q limited है। ओके, यस दिस इज इरफत का सही है, इरफत का जो स्टार्टिंग वाला है, यू कैन यूज दिस एज अ इंट्रोडक्शन, वो हम आते हैं डीडीआर मॉडल में डिस्कस करेंगे इसको। अब एक बात बताओ, देयर आर टू कैंडिडेट्स, देयर इज कैंडिडेट ए, देन देयर इज कैंडिडेट बी। ओके, देयर इज कैंडिडेट ए, देन देयर इज कैंडिडेट बी। अब कैंडिडेट ए ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं इसमें, मतलब पूरे डेटा को लिख दिया और विंड एनर्जी क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या था, सब लिख दिया, लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि स्पेशल स्प्रेड का रीजन क्या है। उसने पोटेंशियल को एग्जामिन नहीं किया कि फ्यूचर में सरकार का प्लान क्या है, कितना गीगावाट्स तक, लेकिन बहुत अच्छा आंसर लिखा है उसने। गुजरात में विंड एनर्जी, तमिलनाडु में विंड एनर्जी के फार्म्स को कर दिया है, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे पूरा बहुत बढ़िया से लिख दिया। देन देयर इज योर पर्सन बी, कुछ आता नहीं है इसको, इसको कुछ नहीं आता है, कोई डेटा नहीं आता, कोई इसको डेफिनेशन नहीं आता, कुछ नहीं आता है, लेकिन इसने क्या किया कि पोटेंशियल है, इतना लिखा है कि पोटेंशियल है विंड एनर्जी का, फ्यूचर में सरकार काम कर रही है, और स्पाशियल स्प्रेड लिमिटेड क्यों है, बिकॉज देर आर इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू, स्ट्रक्चरल इशू, ये सब करके इश्यूज करके, ठीक है, लैंड इश्यूज है, लैंड एक्विजिशन करना होता है, सब चीज लिख दिया। किसको ज्यादा नंबर मिलेगा, इसके बेसिक आंसर को जिसमें कुछ डेटा, कुछ मैप्स कुछ नहीं है, या इसके बॉम्बास्टिक आंसर को जिसमें सब चीज है, इट इज फिल्ड विद डेटा एंड फिल्ड विद रिपोर्ट्स। किसके, ए वाले को ज्यादा मिलेगा या बी वाले को ज्यादा मिलेगा, कैन यू टेल मी, किसको ज्यादा नंबर मिलेगा, बी को मिलेगा यार। ए वाले को 1 नंबर मिलेगा और बी वाले को 2.5 नंबर मिलेंगे आउट ऑफ 10। वाई, बिकॉज ए वाले ने सब लिखा लेकिन जो पूछा है वो नहीं लिखा, और जो बी वाला है उसने कुछ नहीं लिखा लेकिन एटलीस्ट जो पूछा है उसके आसपास लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कंटेक्स्ट इज द किंग माय फ्रेंड्स। ओके, कंटेक्स्ट इज द किंग, जो पूछा है अगर वो लिखोगे तो आपको एवरेज मार्क्स से, ओके, यू आर गोइंग टू गेट 90 टू 100, 100+ फिर आपका कंटेंट पे आ जाता है, और 110+ इफ यू वांट, तो फिर तीनों कंटेक्स्ट हैज टू बी राइट,
कंटेंट हैज टू बी राइट एंड प्रेजेंटेशन हैज टू बी राइट। ओके, प्रेजेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे, अब कंटेंट के बारे में बात करते हैं, हाउ टू मेक कंटेंट। इसमें हमारा DDR IBC मॉडल आ जाता है। अब आ जाओ कंटेक्स्ट पे, कंटेक्स्ट सॉरी नॉट कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट तो हमने बात कर ली है, जो पूछा है वो लिखो, कंटेंट पे आ जाओ। अब कंटेंट पे देयर इज समथिंग कॉल्ड IBC मॉडल, दैट इज इंट्रोडक्शन, I stands for introduction, B stands for body, and C stands for conclusion. Without fail, आपके सारे आंसर्स will follow this set pattern. अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। हमें स्टार्टिंग करने में देयर इज सर्टेन इनर्शिया। जब भी आप कोई क्वेश्चन टैकल करते हो घर पे भी, सपोज आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक इनर्शिया होता है यार कैसे लिखे इसको, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो कि जब मैं पढ़ाई पूरी कर लूंगा तब जाके इस आंसर को लिखूंगा। यहां पर कुछ करना नहीं है, इंट्रोडक्शन में यू कैन फॉलो द DDR मॉडल। व्हाट इज द DDR मॉडल माय फ्रेंड्स? डिफाइन, D stands for define, this D stands for data, and this R stands for report. अब सपोज एक क्वेश्चन है, ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ओके, टेम्पल स्कल्पचर्स में आप लिख सकते थे, एक बेसिक लिख सकते थे, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब सपोज टेम्पल स्कल्पचर वाला क्वेश्चन है, आपने कंटेक्स्ट, सबसे पहले कंटेक्स्ट लॉक कर दिया, वो देखा है, हैव यू सीन दिस फाइटर जेट? फाइटर जेट देखा है ना, फाइटर जेट में कैसे मिसाइल पहले लॉक होता है ना। अगर मान लो डॉग फाइट चल रहा है, देयर इज अ फाइटर जेट इन द एयर, एक फाइटर जेट है और दूसरा फाइटर जेट है, तो ये अगर इस फाइटर जेट को मारना है तो हाउ विल इट डू, पहले लॉक करेगा ना, वो क्या बोलता है, टारगेट लॉक्ड। तो जो आपका टारगेट लॉक्ड है, इमेजिन योरसेल्फ एज अ फाइटर पायलट, आपको इसको डेमोलिश करना है, इस क्वेश्चन को डेमोलिश करना है मिसाइल से। और वो जो मिसाइल क्या है, मिसाइल इज योर कंटेंट, लेकिन बिफोर यू रिलीज दैट मिसाइल, दैट कंटेंट वाला मिसाइल को इस क्वेश्चन पे रिलीज करोगे, उसके पहले लॉक करना है, एंड दैट लॉकिंग इज कॉल्ड कंटेक्स्ट। जब तक लॉक नहीं करोगे, जब तक कंटेक्स्ट सही नहीं लिखोगे, तो कंटेंट जो मिसाइल है आपका वो सही जगह पे नहीं लैंड करेगा। समझ गए? ऑलराइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे सपोज टेम्पल स्कल्पचर वाला क्वेश्चन है, इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज, तो यू कैन स्टार्ट, ओके, यू कैन स्टार्ट द टेम्पल स्कल्पचर्स इन इंडिया reach its zenith during the medieval times with the advent of this dynasty. Maybe right Chola dynasty, maybe right the Chandelas of Khajuraho dynasty, ठीक है, under the dynasties including the Cholas, the Chandelas of Khajuraho और and the Hoysalas, ऐसे करके आप लिख सकते हो। और you can write something else, Indian temple sculptures represented beautifully, okay, the social life of the medieval times. It could be as simple as that, okay, it could be as simple as that, ठीक है। अब हम जरा आते हैं, व्हाट इज द DDR मॉडल। सपोज इस क्वेश्चन को देखो, ये वाले क्वेश्चन में, तो यहां पर अगर आपको स्टार्ट करना है, यू हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन, तो हम स्टार्ट करेंगे DDR मॉडल से। व्हाट इज द DDR मॉडल? हम दिस इज फ्रॉम इंट्रोडक्शन, ओके। तो आपको लगेगा यार मैं इस आंसर को कैसे स्टार्ट करूं, क्या मेरे पास कुछ डेटा है रिलेटेड टू विंड एनर्जी, क्या मैंने कुछ डेटा बनाया है? आपको याद आएगा, हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन इतना एनर्जी इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, एंड इंडिया विल प्रोड्यूस एक्स एनर्जी गीगावाट्स बाय 2030, मुझे पता है। लेकिन फिर मान लो कि डेटा नहीं पता है, आपने डेटा प्रिपेयर नहीं किया है, आप सोचोगे क्या मेरे पास रिपोर्ट है? अकॉर्डिंग टू नीति आयोग्स विंड एनर्जी रिपोर्ट, सपोज एग्जांपल के लिए, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग्स विंड एनर्जी रिपोर्ट, इंडिया इज सेट टू इंक्रीज इट्स विंड कैपेसिटी टू 35 गीगावाट्स बाय 2030, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। लेकिन मान लो रिपोर्ट भी नहीं है, आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ डेटा नहीं है, तो आप आओगे डिफाइन में। डिफाइन क्या करोगे? विंड एनर्जी को डिफाइन कर दोगे बस।
कुछ करना नहीं है. विंड एनर्जी, द एनर्जी वी गेट. ओके, सिंपल सा डेफिनेशन, विंड एनर्जी परटेन्स टू, और विंड एनर्जी is okay the energy generated from wind farms or wind mills, ऐसे करके सिंपल सा लिख सकते हो. कुछ फैंसी नहीं करना है. लेकिन अगर फैंसी करना है तो मे बी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ओनली डेटास कलेक्ट करो, रिपोर्ट्स कलेक्ट करो, और अगर आपके पास नहीं है तो तुरंत डिफाइन में चले जाओ. तो डीडीआर समझे, व्हाट इज डीडीआर? व्हाट इज डीडीआर? डिफाइन. अगर आपके पास डेटा नहीं है कोई बात नहीं, रिपोर्ट है नहीं है कोई बात नहीं, रिपोर्ट भी नहीं है डेटा भी नहीं है, तो सिंपल डिफाइन कर दो. वाई आई एम सेइंग दिस, इसके पीछे का रीजन क्या है? टाइम बचेगा फ्रेंड, ज्यादा सोचोगे नहीं. आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए 6 मिनट्स हैं. अगर 1 मिनट आप 60 सेकेंड सिर्फ इंट्रोडक्शन सोचने में कि मैं इंट्रोडक्शन क्या लिखूं, इसी में लगा दोगे तो बॉडी कब लिखोगे, कंक्लूजन कब लिखोगे? ओके, कुछ करना नहीं है. एक कोर टॉपिक पकड़ो, कोर थीम पकड़ो. इसका कोर थीम क्या है? विंड एनर्जी. उसको डिफाइन कर दो सिंपल सा, क्लास 7 के बच्चे की तरह. डजेंट मैटर कि यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ऐसा मत सोचो कि भाई आईएएस बन रहे हैं तो आईएएस में ऐसा थोड़ी लिख देंगे कि विंड एनर्जी इज द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द विंड फार्म्स एंड द विंड मिल्स, ऐसे करके. ठीक है भाई, क्या करोगे? आपके पास समय नहीं है. आपके पास डेटा है तो डेटा लिख सकते हो, आपके पास रिपोर्ट्स है तो रिपोर्ट्स लिख सकते हो. अगर दोनों नहीं है तो समय बचाओ. डू नॉट थिंक. अपने टाइम की कीमत को पहचानो, बिकॉज यू हैव गॉट 6 minutes टू अटेम्प्ट अ 10 marker and maybe an 8 to 9 minutes to attempt a 15 marker. उससे ज्यादा नहीं है. यहाँ 6 से 7 minutes मैक्सिमम, और यहाँ 8 to 9 minutes मैक्सिमम. उसी में 2 मिनट अगर आप लगा दे रहे हो टू थिंक ऑफ अ प्रॉपर आंसर, तो इट इज नॉट गोइंग टू सर्व यू वेल. ओके, इस चीज को आप ध्यान रखना. सिंपल ही लिखते हैं यार, सभी सिंपल लिखते हैं, कोई ऐसा बॉम्बास्टिक चीज. यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक्सप्लोर एंड इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप. यहां पर तुरंत डीडीआर मॉडल इंट्रोड्यूस करो. क्या आपके पास कोई रिपोर्ट है? अकॉर्डिंग टू यूएन विमेन, दिस नंबर ऑफ विमेन हैव लेफ्ट ड्यू टू स्ट्रेस फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम अरेंजमेंट. या अकॉर्डिंग टू दिस एनजीओ, XYZ NGO, this many divorces have been initiated due to the work from home stress. क्या आपके पास डेटा है? According to this organization, 30,000 people, okay, according to this organization, 30,000 people have sought mental therapy or some kind of therapy due to the stress from work from home relationship. नहीं है मेरे पास. चलो, मेरे पास ये दोनों मैंने सोचा, अगर है तो लिखो, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या लिखूंगा? कुछ नहीं, डिफाइन कर दो. डिफाइन क्या करोगे? व्हाट इज वर्क फ्रॉम होम? या ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक, वर्क फ्रॉम होम कल्चर हैज बीन नेसेसिटेटेड, ड्यू टू विच द डायनेमिक्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप हैज सीन अ डायनेमिक शिफ्ट. ओके, ऐसा कुछ लिख सकते हो. हैज सीन अ वेरी ब्रॉड शिफ्ट, ऐसा कुछ लिख सकते हो. समझ आ रहा है? अगर डेटा है, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड डेटा है, तो उसको लिख दो चुपचाप. अगर कोई रिपोर्ट है आपके पास, ओके, अगर आपके पास रिपोर्ट है उसको लिख दो. नहीं है तो सिंपली वर्क फ्रॉम होम को डिफाइन कर सकते हो. व्हाट इज, सबसे पहले व्हाट इज वर्क फ्रॉम होम, उसके वो क्या है. ओके, सिर्फ सिंपल सा इंट्रोडक्शन, ताकि आपके एक आंसर को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाए. ठीक है, आपके आंसर को प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाए. यहां देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो. गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैटेगरी. सबसे पहले समझो क्वेश्चन. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप 30 सेकंड चुप रह के कुछ नहीं लिख के समझो कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है. यहां क्या बोल रहा है? ट्राइबल कम्युनिटीज डाइवर्स है. ये एस्टैब्लिश कर रहा है क्वेश्चन में कि ट्राइबल कम्युनिटीज, इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज क्या है? डाइवर्स है. उसके बाद इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, इनको आप सिंगल कैटेगरी में डाल सकते हो. ऐसा क्या है? ओके, कौन से कैटेगरी की वजह से सारे एक साथ आते हैं? सारे ट्राइबल्स फॉलो डिफरेंट कस्टम्स.
Okay, all the tribals, they follow different religion, they follow different customs, they follow different culture. लेकिन कोई ऐसा सिंगल कैटेगरी है जहां पर आप इन सबको एक जगह पे ला सकते हो, ठीक है। तो आपको ये नहीं लिखना है कि ट्राइबल्स की क्या प्रॉब्लम्स है, भाई आप स्टार्ट कर दिया लैंडलेसनेस, मनी लेंडर्स, FRA 2006, ये सारी चीजें लिखना स्टार्ट कर दी। नहीं, क्वेश्चन अगर समझ आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग द कंटेक्स्ट राइट, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है ये पता है आपको, ये चीज आपको पता है, लेकिन कंटेंट नहीं पता चल रहा कि मैं क्या लिखूं, तो सिंपल आंसर लिख दो, कंटेक्स्ट सही होना चाहिए। कंटेंट इज सेकेंडरी, कंटेक्स्ट इज परमानेंट। कंटेक्स्ट इज परमानेंट, कंटेंट इज टेम्पररी, एंड प्रेजेंटेशन थर्ड में आता है। अगर नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या लिख सकता हूं इसमें, तो जो आपने समझा है इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट से, वो चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन कंटेंट के वजह से आपके पास सपोज किसी दूसरे क्वेश्चन का, ट्राइबल के कोई दूसरे क्वेश्चन का आपने प्रैक्टिस किया है, आपने कहीं विजन के टेस्ट में कुछ लिखा है, और आपको लेकिन उसका कंटेंट पता है, इसका नहीं पता है, तो कंटेक्स्ट को सैक्रिफाइस करके कंटेंट नहीं बनाना है। ओके, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पर कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, इसको पकड़ो और इंट्रोडक्शन लिखो। India is lucky, yeah, India is fortunate to have millions of tribal, a rich culture of a millions of tribal communities. Yeah, India is fortunate enough. Yeah, ऐसे लिख सकते हो, according to this report, XYZ report, there are 75,000 tribal communities who call India their home. And these communities have been inhabiting the Indian subcontinent since, yeah, not Indian subcontinent, फिर वो बाहर चला जाएगा, the Indian homeland since millions of years. Okay, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। In which specific context should they be considered as a single category? तो आप पहले ये एड्रेस करोगे कि डाइवर्सिटीज कहाँ कहाँ पर है। डाइवर्सिटीज, लिंगुअल डाइवर्सिटीज है क्या, सारे ट्राइबल्स की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज होती है, सारे ट्राइबल्स अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं कि सेम लैंग्वेज बोलते हैं, ऑल दी ट्राइबल्स दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, यस, ठीक है, तो ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। उसके बाद देर इज समथिंग कॉल्ड कल्चरल डाइवर्सिटीज, किसी का मैट्रीलिनियल कल्चर होता है, किसी का पैट्रीलिनियल कल्चर होता है, यस। इंडियन मैप बना सकते हो चुपचाप, सिंपल सा ऐसे करके, यहाँ जम्मू कश्मीर बना दो, ऐसे करते हुए मैप बना दो ऐसे करके, ठीक है, गुजरात ऐसे दिखा दो, नॉर्थ ईस्ट दिखा दो, ऑलराइट, ऐसे करके आप दिखा सकते हो। फिर आपने सबसे पहले एड्रेस किया कि डाइवर्सिटीज हैं, पहले पन्ने में आपने डाइवर्सिटीज, दो पन्ने मिलते हैं 10 मार्क्स में, दो पन्ने मिलते हैं, याद रखना। आपने डाइवर्सिटीज को एड्रेस किया, उसके बाद इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैटेगरी, उसके बाद आपको सोचना होगा। आपने एक सब हेडिंग डाला विद इन द क्वेश्चन, सेकंड पन्ने पे आपने सब हेडिंग डाला, यहां लिख दिया आपने कंसिडरिंग ट्राइबल्स एज अ सिंगल कैटेगरी, और उसको बॉक्स में डाल दिया। फिर नीचे स्टार्ट किया लिखना, नेचर से क्लोज है, दे आर क्लोज टू नेचर, ओके। उसके बाद आपने इंट्रोड्यूस किया FRA एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में उनको काफी ज्यादा, सबसे पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में सबसे पहली बार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के थ्रू इस चीज को एक्सेप्ट किया गया दैट द ट्राइबल्स, irrespective of their linguistic diversity, irrespective of their cultural, their religion diversity, communal diversity, irrespective of their physical diversity, ठीक है, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, ठीक है, फिजियोगैमी डिफरेंट होती है ट्राइबल्स की, लेकिन all of them are close to nature and are in a harmonious, okay, are in a harmonious relationship with nature। फिर वहां पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में भी कुछ ऐसा करके आप कर सकते हो, ठीक है, और आप फिर क्लोज करोगे। हेंस कुछ करना नहीं है, अब कंक्लूजन में आ जाते हैं। कंक्लूजन कैसे लिखें, बहुत बॉम्बास्टिक कंक्लूजन लिखना नहीं है, ओवर द टॉप, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जरूरी नहीं है कि सब में आपका ओवर द टॉप कंक्लूजन रहे, कुछ करना नहीं है। यूज वर्ड्स, वर्ड्स लाइक व्हाट, हेंस, देयरफॉर, व्हाई, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू डू दिस, हेंस देयरफॉर क्यों यूज करना है, व्हाई कंक्लूजन, मेरे पास सोचो, सपोज यू आर टॉकिंग टू अ
गर्ल, या यू इफ यू आर अ बॉय यू आर टॉकिंग टू अ गर्ल, एंड यू आर अ गर्ल यू आर टॉकिंग टू अ बॉय, ठीक है, मतलब यू सेंस देयर इज अ स्पार्क, ओके, देयर इज अ स्पार्क, आप बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग, 2-3 दिन आपने अच्छे से बात की, ठीक है, यू पीपल आर टॉकिंग, आपको लगा कि नहीं यार इससे कुछ बात बन सकती है, ठीक है, फिर अचानक से चौथे दिन द गाय और द गर्ल जिससे भी आप बात कर रहे हो घोस्ट्स यू, आपसे बात करना बंद कर दे, ठीक है, ठीक है, आप आपसे बात करना बंद कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? उसी तरीके से एग्जामिनर आपका आंसर एंजॉय कर रहा है, आप पढ़ रहा है, ओके इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, एफआरए सब लिखा है, इसने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में लिखा है, सब चीज लिखा है, और आपने आंसर खत्म कर दिया, अब्रप्टली एंड कर दिया, क्लोजर नहीं दिया। वही चीज मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि अगर उस बंदे से बात हो रही है या उस लड़की से बात हो रही है आपकी, बट शी सेज और ही सेज यू नो आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, तो आपको एक क्लोजर मिला, ठीक है यार बंदी ने मना कर दिया या बंदे ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है चलता है। लेकिन अगर आपने सपोज उसने घोस्ट कर दिया तो आपको सही नहीं लगेगा कि यार ये मेरे मेरे आंसर का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। उसी तरीके से एग्जामिनर आपका आंसर इंजॉय कर रहा है, द एग्जामिनर इज एंजॉइंग योर आंसर, और आपने अचानक से अब्रप्टली एंड कर दिया, कुछ ऐसा नहीं बताया कि मेरा आंसर एंड हो रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हेंस देयरफॉर इस टाइप की चीजें टू ब्रिंग अ क्लोजर, यहां कुछ नहीं करना है, हेंस ऑल दो, ऐसे करके ऑल दो द ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया आर वेरी डाइवर्स इन नेचर on multiple parameters, but at the same time they all are bounded by their love for nature और harmonious relationship with nature। क्या गया आपका बताओ, आप आपका कुछ गया इसमें इतना लिखने में, ठीक है, राइट, आपका कुछ गया इसमें, नहीं गया ना, सिंपल सा लिख दो लास्ट में, कुछ करना नहीं है, जस्ट समराइज, कंक्लूजन में तो कुछ करना ही नहीं है, जस्ट समराइज व्हाट यू हैव रिटन, या जस्ट समराइज द क्वेश्चन ओनली। लेकिन हेंस देयरफॉर ऑल्दो ये सब चीजें यूज करके आंसर को एक पूर्ण विराम देना जरूरी है, टू गिव द एग्जामिनर अ क्लोजर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो हमने क्या बात कर ली, हमने बात कर दी इंट्रोडक्शन की, उसमें मैंने आपको बता दिया डीडीआर मॉडल, डिफाइन, डेटा एंड रिपोर्ट। आप 2024 का मेंस दे रहे हो तो आपके पास बहुत टाइम है, यू कैन हैव डेटा एंड रिपोर्ट्स, काफी सारी चीजों का आप कंपाइलेशन बना सकते हो, डेटा बना सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो, ओके। लेकिन अगर 2023 का मेंस दे रहे हो, ठीक है, तो उतना समय नहीं है आपके पास, सपोज कल को रिजल्ट आता है एंड यू गेट टू नो कि आपके पास उतना समय नहीं है, तो मे बी यू कैन स्टिक टू डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन दो, एवरेज नंबर 90 से 95 नंबर बहुत प्यारा आ जाएगा, ठीक है, बहुत प्यार से आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो इंट्रोडक्शन समझ गया कैसे करना है। देन हमने कंक्लूजन की बात कर दी, हमने बात की कंक्लूजन की, उसमें करना कुछ नहीं है, समराइज कर दो। अगर बहुत अच्छा कंक्लूजन नहीं है आपके पास, सपोज आपने कुछ कंक्लूजन प्रिपेयर नहीं किया है, ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो, कंक्लूजन भी प्रिपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट्स 2000 विजन ऑफ गोइंग टू अ $5 trillion economy by 2024, the aforementioned steps will help them reach this goal at an earlier stage, ऐसे करके लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री this yojana, okay, the aforementioned suggestions will help in reaching the goal at a brisk pace या at a faster pace, ऐसा कुछ करके लिख सकते हो, ठीक है। रिपीटेड टॉपिक्स के इंट्रो कंक्लूजन बिल्कुल तैयार कर सकते हैं आप, बिल्कुल तैयार करके रख सकते हैं, स्पेशली जो 2024 के मेंस के लिए देख रहे हैं, तो आपके पास बहुत समय है, ठीक है, आपके पास दुनिया भर का समय है, एंड आपके पास समय नहीं भी है, इसका मतलब क्या है, दिन खत्म होते समय नहीं लगता है, तो अभी से अगर आप लग जाओगे, मे बी टेक अ 2-3 दिन का टाइम ले लो, रिजल्ट देख लो, ओके, जस्ट सी द रिजल्ट की क्या चल रहा है रिजल्ट के बारे में, एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर मेंस, ओके, और यही सब चीजें करो, ओके, डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका एक समरी बनाओ, इंट्रोडक्शन बनाओ, रिपोर्ट्स देखो कि कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं, डेटा करो। जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे इस साल, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, एक फोल्डर बना लो अपने टैबलेट या अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल पे, एक फोल्डर बना लो जहां पर आप डंप कर रहे हो सारे डेटाज और सारे रिपोर्ट्स को, एंड जस्ट राइट, अगर कुछ विमेन पे आया
Suppose women are 7 million women. According to a UN Women report, 7 million women have left the workforce. या जो लेबर फोर्स है, ओके, LFPR है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेटरी जो रेट है आपका, वो कम हो रहा है, उसको तुरंत उठाओ वहां से और अपने फोल्डर में, वन नोट में, एवर नोट में, कहीं भी जाके डंप कर दो. उससे आपका इंट्रोडक्शन सॉर्ट आउट हो जाएगा. एंड दिस यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग आफ्टर 2024 प्रीलिम्स. जब वंस यू आर श्योर कि हाँ यार मैं मेंस लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग मेंस, तो आप कर सकते हो. ठीक है, कंक्लूजन आ जाते हैं, तो समराइज कर दो. कंक्लूजन आपके पास बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन नहीं है. इफ यू डू नॉट हैव कंक्लूजन तो समराइज कर दो. हेंस यूज वर्ड्स लाइक हेंस, देयरफॉर. बस कुछ करना नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़िया कंक्लूजन लिख के कुछ फायदा भी नहीं है. जस्ट टू गिव द एग्जामिनर अ क्लोजर. फाइनल पॉइंट, बॉडी. अब बॉडी कैसे करना है उस पे हम आ जाते हैं. इसके बाद जस्ट वी विल एंड दिस सेशन. उसके बाद हम नेक्स्ट संडे इसी टाइम पे, नेक्स्ट संडे ये देखेंगे कि GS1, GS2, GS3, GS4 कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अभी के लिए बस इतना एब्जॉर्ब कर लो. ओके, वेट अ मिनट. ओके, हाँ, सपोज एक क्वेश्चन यहां से लो आप. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर. तो आपने लिखा कि लायन एंड बुल फिगर फाइंड्स अ prominent place in Indian art and architecture since time immemorial. Yes, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, डेफिनेशन दे दिया, आपके पास कुछ डेटा तो है नहीं, कुछ रिपोर्ट है नहीं जो आप इसमें घुसाओगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी फ्लैट क्वेश्चन. उसके बाद आपने कंक्लूजन भी आपका सेट है. हेंस द लायन एंड बुल फिगर हैज अ वेरी बिग सिग्निफिकेंस इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. लेकिन अब बॉडी पे आ जाते हैं. सबसे पहले बॉडी अगर आपको लिखना है तो आपको इसको, क्वेश्चन को डिवाइड करना होगा मल्टीपल चीजों में, मल्टीपल कंपोनेंट्स में. ये देखो, ये हो गया डिवीजन. अब आपको क्या बॉडी में एड्रेस करना है? सिग्निफिकेंस एड्रेस करना है. किस चीज का? लायन एंड बुल फिगर का टूवर्ड्स इंडियन माइथोलॉजी. इंडियन माइथोलॉजी में कहां पर आपको याद आ रहा है लायन एंड बुल फिगर? इंडियन माइथोलॉजी में याद है भरत, जो भरत थे, उन्होंने जो, जिनके नाम पे भारत आया है, भारत, भरत जो किंग भरत थे, जिनके नाम पे भारत का नाम आया है, तो वो लायन का आई थिंक मुंह फाड़ के एंड दांत काउंट कर रहे थे कि कितना दांत है. तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो. मे बी यू कैन राइट अबाउट लायन एंड बुल फिगर इन महाभारत. ओके, अगर आपको कुछ याद आता है. ठीक है, आपको मोहनजोदारो, नरसिंह, नरसिंह के बारे में लिख सकते हो इंडियन माइथोलॉजी में. वेरी गुड, ये चीज आप लिख सकते हो. नरसिंह जो फोर्थ, फिफ्थ अवतार, आई थिंक फोर्थ अवतार ऑफ विष्णु, राइट, फोर्थ अवतार ऑफ श्री विष्णु. उसके बाद यस, आप ये भी लिख सकते हो मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो में ये बुल के फिगर आपको मिला है. ठीक है, उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ओके, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यस, नॉट शेरावाली माता, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि जस्ट राइट टेम्पल्स में मिल रहा है. ओके, टेम्पल्स में मिल रहा है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग माता वैष्णो देवी, इंक्लूडिंग ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद यस, द्वार्स, द्वार्स ऑफ जगन्नाथ मंदिर. वेरी गुड, यू कैन राइट इन द टेम्पल. आर्किटेक्चर में क्या आ जाता है? इंडियन आर्किटेक्चर में टेम्पल्स आ जाते हैं. अशोक स्तंभ, वेरी गुड. सबसे बढ़िया आर्ट में अगर आप बात करो तो अशोक के स्तंभ अगर आप देखो तो वो इंडियन, इंडिया जो नहीं है, इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है उसके बारे में आप लिख सकते हो. ठीक है, मुंडका उपनिषद, इस टाइप में आप ऐसे इस टाइप का जिक्र कर सकते हो. ठीक है, यस, नो, अशोक विल बी पुट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ही इज नॉट अ माइथोलॉजिकल फिगर. अशोक विल बी पुट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. यस, पार्लियामेंट में आप फिर उसको एंड भी कर सकते हो, एंड कर सकते हो. मॉडर्न एरा में भी रेलेवेंस है, बुल और लायन एंड बुल फिगर का मॉडर्न एरा में भी रेलेवेंस है. तो यहां पर हमने क्या किया? हमने सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल पता चला, आपने आंसर शुरू किया, आपने आंसर शुरू किया, सिर्फ लायन पे लिख दिया, बुल को छोड़ दिया, नंबर कटेंगे. आपने सिर्फ बुल पे लिखा, लायन छोड़ दिया. तो सबसे पहले इंश्योर करो कि लायन एंड बुल बोथ आर कवर्ड. उसके बाद माइथोलॉजी से स्टार्ट करो, बॉडी के फर्स्ट पार्ट में माइथोलॉजी से स्टार्ट करो. उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे आओ. ऐसे भी लिख सकते हो, सब हेडिंग्स यूज करो, यू कैन यूज सब हेडिंग्स. ऐसे करके एक बॉक्स बना लो, लिखो इन आर्ट एंड
आर्किटेक्चर, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के बाद एक और सब हेडिंग डालो, इन, यहां लिखो लायन एंड बुल फिगर इन इंडियन माइथोलॉजी, वहां पर आप स्टार्ट कर सकते हो भरत से, यू कैन देन राइट अबाउट नरसिंह अवतार, देन यू कैन राइट अबाउट रामायण और महाभारत जहां पर भी आपको मिले, एंड देन उसके बाद एंड कर सकते हो माइथोलॉजी वाला पार्ट। तो फिर क्या होगा, आपने एक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करके खत्म कर दिया, उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस पे लिखो, एंड देन गिव अ कंक्लूजन। यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ 15 मिनिमम 8 मार्क्स अगर इतना कर दिया आपने तो। वाई? बिकॉज कंटेक्स्ट सही है, कंटेंट सही है, और प्रेजेंटेशन आपका सही हो जाएगा as with practice. Okay, I am sure everyone will be writing a very good answer with practice. चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके ओके, suppose this question 16, mention the significance of straits and isthmus in international trade. यहां पर आप लिख सकते हो कोई डेटा क्या लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू यूएन क्लॉज, UNCLOS रिपोर्ट, या अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी रिपोर्ट, या अकॉर्डिंग टू UN यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, या अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, लास्ट ईयर in 2022 $60 trillion worth of goods and services, goods and merchandise traversed or the major straits of the world, ऐसे करके आप लिख सकते हो, including the Panama Strait, Isthmus of Panama, including the Malacca Strait, including the Bab el Mandab Strait, including the that Persian वाला स्ट्रेट नहीं है, पर्शियन गल्फ वाला स्ट्रेट है, राइट, वो आप ऐसे करके लिख सकते हो। उसके बाद सिग्निफिकेंस, सबसे पहले पकड़ो सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस ये कोर है, बिफोर गिविंग एनी रिकमेंडेशंस, बिफोर गिविंग एनी ड्रॉबैक्स, बिफोर गिविंग एनी वे फॉरवर्ड, प्लीज एड्रेस व्हाट हैज बीन आस्क्ड, जस्ट राइट सिग्निफिकेंस, एक बनाओ एंड राइट सिग्निफिकेंस और उसको लिख दो, ठीक है, एंड जस्ट गो फॉरवर्ड। सिग्निफिकेंस में लिखो कि हेल्प करता है ट्रैवल करने में, शॉर्टन द डिस्टेंस, हेल्प रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम ऑफ शिप्स अकॉर्डिंग टू अ नीति आयोग रिपोर्ट। ये अगर स्ट्रेट्स एंड इस्थमस अगर बन जाता है तो टर्न अराउंड टाइम कम हो जाएगा, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आओ ड्रॉबैक्स पे, लिखो रिसेंटली देयर हैव बीन अ स्ल्यू ऑफ एक्सीडेंट्स, there has been a slew of accidents in the Suez Canal, which points towards the lack of infrastructural repairs, yeah, lack of infrastructural upgrade, which these straits and isthmus warrants, ऐसे करके लिख सकते हो। उसके बाद end the question, आप कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो, रादर देन हेंस या ये सब चीज यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड। क्राई इस्थमस के बारे में सुना है? क्राई इस्थमस जो थाईलैंड से, हाँ, क्रा इस्थमस, राइट, जो थाईलैंड से जाएगा, $75 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और थाईलैंड से अंडमान सी को और आई थिंक साउथ चाइना सी से लिंक करेगा, राइट। सो आप वो भी लिख सकते हो, यू नो वी नीड टू पुट इन, वी नीड टू इन्वेस्ट in future projects like the Kra Isthmus, ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो। ऑल राइट, ये सुएज कैनाल इशू भी लिख सकते हो, $400 मिलियन पर आवर का लॉस हो गया, ओके, दैट्स व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड ऑल, एंड ये भी लिख सकते हो दिस शुड नॉट बी द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द होस्ट कंट्री। मतलब अगर सुएज कैनाल दुनिया भर यूज कर रही है, अगर इफ द वर्ल्ड इज यूजिंग द सुएज कैनाल, तो सिर्फ इजिप्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसके बारे में, ठीक है, सिर्फ इजिप्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है। यू कैन राइट वी शुड गेट टुगेदर ऑन अ मल्टीलैटरल और अ मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म, और फिर वहां से आप ऐसे आंसर अपना बना सकते हो, ठीक है। सो यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। हमने 3 चीज के बारे में डिस्कस किया। व्हाट डिड वी डिस्कस? हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के बारे में, हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन, यस। हमने बात किया इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं DDR मॉडल पे, डिफाइन डेटा रिपोर्ट। हमने फिर बात किया बॉडी, हर पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पहले लिखो,
उसके बाद कोई सजेशन और वे फॉरवर्ड दो, उसके बाद कंक्लूजन, या तो कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड दे सकते हो या समराइज कर दो। अगर नहीं समझ आ रहा है वे फॉरवर्ड या टाइम नहीं है वे फॉरवर्ड के बारे में, जस्ट समराइज इट एंड यू विल बी डन। लेकिन कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ सेंस ऑफ क्लोजर टू योर आंसर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इंडिविजुअली GS1, GS2, GS3, GS4 में भी ऑप्शनल, अगर समय मिले तो ऑप्शनल, और एसेज, इस सबको कैसे करना है तो हम सब्सीक्वेंट क्लासेस में, ओके, सब्सीक्वेंट सेशंस में हम करते जाएंगे। बट जस्ट ट्राई वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू टुडे, DDR मॉडल, जो भी चीजें हमने बताई हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, उसको ट्राई करो। जस्ट टेक 2-3 क्वेश्चंस एंड ट्राई इट। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रुप पे, जो हमारे आंसर राइटिंग बैच में दिया हुआ है, जस्ट वेट फॉर अ डे और टू, मॉडल आंसर्स में अपलोड कर दूंगा। बट जो दिया हुआ है क्वेश्चंस, आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हो, IBC मॉडल, DDR मॉडल आंसर इंट्रोडक्शन लिख के, और फिर बॉडी कंक्लूजन, बॉडी जो पूछा गया है उसको डिवाइड करके, मल्टीपल सब हेडिंग्स में डिवाइड करके, ओके, ऐसे करते करते आप अपना पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन यू गाइज हैव